नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। इनमें भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए 2023 शामिल है। ये कानून न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बनेगा। इस कानून में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए टाइमलाइन भी निर्धारित की गई है। इस कानून के लागू होने के बाद एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिलेगा। और इतना ही नहीं, 3 नए कानून में 7 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। नए कानूनों में पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। इन कानूनों में 60 दिनों के अंदर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान किया गया है और देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बाद बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर साल स्कूली छात्रों पर चर्चा करते हैं और ताकि बच्चों पर परीक्षा का दबाव न रहे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर वर्ष हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा को लेकर के बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़े। दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, माँ बाप का भी दबाव ना, खुशी खुशी एक पर्व के रूप में इस परीक्षा को इसको मनाना चाहिए। कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे तो नंबर कम आए हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार माँ बाप का दबाव होता है, तेरे नंबर क्यों आए, डिप्रेशन में चला जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा ये शुरू किया है, हर वर्ष वो बच्चों से बात करते हैं। ये बहुत अच्छा बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ाने का और उनमें एक विश्वास बढ़ाने का इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 भागों में अलग अलग विषयों पर बच्चों से चर्चा की है। बच्चों से कि हमारे पास स्किल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति भी हम जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों और हम मेहनत करते हुए हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी परीक्षा को चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। और जब हम उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे, कोई भी चैलेंज हमारे सामने बड़ा नहीं है, हर चैलेंज छोटा है। बच्चों में एक बड़ा विश्वास इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको एक मूल मंत्र देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, हमारे माँ बाप को भी उससे प्रेरणा मिलती है। हरियाणा सरकार में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल और कानून एवं विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने वीरांगना झलकारी बाई
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर जो है एलईडी के माध्यम से जो है पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन छात्राओं को दिखाया गया। हरियाणा सरकार में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल और कानून एवं विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं और विद्यार्थियों को एग्जाम के दौरान होने वाले तनाव से दूर रहने की टिप्स प्रदान करते हैं। पीएम ने विद्यार्थियों को डिप्रेशन से बचाने का फॉर्मूला दिया है, उसको जीवन में उतारने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज परीक्षा पर चर्चा करी है और मुझे लगता है कि बच्चों इस परीक्षा में स्ट्रेस में ना रहें, एक अच्छा एग्जाम देकर एक समाज में अच्छी जगह बनाएं, किसी भी प्रकार का प्रभाव उन पर ना रहे मानसिक रूप से। इस प्रकार से वो मेडिटेशन से लेकर स्किल से लेकर हर क्षेत्र में युवाओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। अपने युवा तरुणाई जो अब एग्जाम होने वाले हैं उस पर संदेश देने का काम इस देश का प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक अच्छी पहल युवाओं के लिए उन्होंने बहुत पहले की थी, आज उसका 2025 में आज उनका चर्चा थी। सब में हमने अपने युवा साथियों के साथ उसमें हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में संदेश जाएगा कि युवा किसी स्ट्रेस में नहीं रहकर अच्छे मन से एग्जाम दें जो अच्छा कर सकें। जो आज मोदी जी ने स्पीच दी है परीक्षा पर चर्चा आई सुन के हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ कि हमें कैसे फैमिली वालों से बात करनी चाहिए। मतलब कि बहुत अच्छा लगा हमें सब सुन के। और आज हमारे स्कूल में गौरव गौतम जी आए मुख्यमंत्री, ये सब उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि इस तरह में कोई दिक्कत हो सबसे के लिए मतलब कि अच्छी तरह जानकारी दी हमको। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में आए हैं। आज हमारे यहाँ से गौरव गौतम सर आए थे, उन्होंने हमें परीक्षा पे चर्चा के बारे में कुछ बताया और उस बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और हमने उनसे वादा किया है कि हम 12वीं कक्षा की परीक्षा बहुत अच्छे से देंगे और उसमें अच्छे नंबर लाके उनका नाम रोशन करेंगे। उधर हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस बीच जो है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया है। बड़ौली ने कहा कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें मेयर और चेयरमैनों के पैनल बनाए गए। एक पैनल में 3 से 5 नाम हैं। केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही इस पर फैसला करेगा। कल भी दिल्ली में दोबारा बैठक होगी, उसके बाद पैनल फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस के बैलेट से चुनाव की मांग पर निशाना भी साधा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण नीतियां हैं और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गरीबों के लिए काम किए हैं, जो मोदी जी ने एक ज्ञान की बात कही थी, गरीब, किसान और हमारा युवा और नारी, उनके उत्थान को लेकर के जो आदरणीय मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वो विजन 2047 को विकसित राष्ट्र बनाना, दिल्ली के लोगों ने मोदी जी के उन सब विषयों के ऊपर मोहर लगाई है, क्योंकि दिल्ली की सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार लोगों से झूठ बोल करके वोट बटोरने का काम करती रही है। ये वर्ष 2025 का निकाय का चुनाव जो हरियाणा में होगा और इस चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में हम जाएंगे और जो हमारी सरकार की उपलब्धि है उस उपलब्धियों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हो। और जब जब भी चुनाव हरियाणा में होंगे, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, तो ब्लॉक समिति के हो, चाहे जिला परिषद के हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के विचार के सरकार हरियाणा में बने, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। अब इसको लेकर हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से एक शादी समारोह में मुलाकात हुई, तो वहीं हरियाणा विधानसभा के नतीजों पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। माइनिंग माफिया पूरे प्रदेश में चल रहा है। एक महेंद्रगढ़ की क्या बात है, नूह में पूरा पहाड़ी चपट कर दिया। 22 अरब करोड़ का जो है पूरा पहाड़ी चट कर दिया। कहीं देख लो माफिया है। लेकिन सर सरकार आंकड़े रख देती है कि हमारे टाइम में हमने रेवेन्यू बढ़ा दिया है माइनिंग में, और आपकी पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हैं। तो माइनिंग का क्या हाल है सर प्रदेश में? माइनिंग में माफिया चल रहे हैं। यमुना का रास्ता बदल गया, पहाड़ के पहाड़ साफ हो गए। सर ये निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग कर रही है सरकार। ये तो पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि भाई चुनाव बैलेट पेपर पे होने चाहिए। सारी दुनिया बैलेट पेपर पे करा रही है, तो हमारे को शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी। सर ये एक आपका जो वीडियो सर, क्योंकि उत्तराखंड में भी बैलेट पेपर पे हुआ है निकाय चुनाव। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निकाय का चुनाव छोटे स्तर पर होता है, यहां पर बैलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग को विपक्ष की मांग माननी चाहिए, और विपक्ष की मांग मानने से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार निकाय चुनाव में शेड्यूल कास्ट वर्ग से भेदभाव किया है। 17 है, उनको सप्लाई नहीं किया जाता, उनको दिया नहीं जाता। कई दिन बाद वोटें बढ़ जाती हैं, और फिर उसके रिजल्ट जो देखने को मिल रहे हैं ईवीएम से, उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। एडीआर और दूसरी जो कई वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं, वो केस करे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज केस किए हुए हैं। तो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब ये छोटा इलेक्शन है लोकल बॉडीज का। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के तीसरे दिन भी पर्यटकों का हुजूम देखने को मिला है। वहीं सूरजकुंड में पर्यटकों से बातचीत की, और उन्होंने बताया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला काफी अच्छा लगा। साथ ही बताया कि हर साल इस मेले में आते हैं, जिससे पुरानी संस्कृति याद आ जाती है। सूरजकुंड को तीसरा दिन हो चुका है, लगातार तमाम तरीके से देखा जाए तो तस्वीर में दिखाना चाहूंगी, लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कि लगातार जो यहाँ पर दर्शक है वो यहाँ पर मेला देखने के लिए पहुंच रहे, तमाम तरीके से यहाँ पर शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो है वो नजारे देखने के, यानी अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग जो थीम है, अलग अलग जो रहन सहन है, उनका पहनावा है, उनको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आए हैं? नोएडा। नोएडा से आए, पहली बार आए? नहीं, बहुत सालों से आ रहे हैं, और इस साल की बात ही अलग है। किस तरीके का आपकी बार देखने को मिला? बहुत सारे स्टेट्स को कवर किया है, इंटरनेशनल को कवर किया है, और यहाँ आने का एक अलग ही फील है। ऐसा लगता है मिट्टी से जुड़ी हुई है हर चीज। क्या पुरानी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है? सॉरी, पुरानी चीजें देखने को मिलती है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, हस्तशिल्प कभी पुराना नहीं होता। वो आज का है, वो वर्षों का आगे भी रहेगा, और कई सालों पहले भी था। अच्छा, देखा ही जाता है कि लगातार हर बार जो है एक थीम लगाई जाती है। अब की बार 2 थीम स्टेट है। क्या देखने को मिला, क्या पूछ रहा है इस बार के लिए? हमें ओडिशा का दिखने को मिला है, एंड मध्य प्रदेश का। अलग अलग जगह से है। आप कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ। क्या देखने को मिला? इस बिहार से आए, वहाँ भी कल्चर है पुराना, क्या देखने को मिला मेले में इस बार? भागलपुरी सिल्क का कुछ दिखने को मिला, और बेसिकली बहुत ज्यादा बिहार का भी देखा नहीं है, बट भागलपुर का कुछ मलबरी सिल्क, ये सब देखने को मिला है। कुछ जो पहले बुजुर्ग थे, माँ बाप थे, वो पहले बताते थे कि इस तरीके का रहन सहन था। क्या वो चीजें देखने को मिल रही है? हाँ, कुछ चीजें वैसे उस साइड को देखने को मिल रही है हमें। बिल्कुल। आप कहाँ से है? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, उड़ीसा से है, तो आपकी तो थीम आई
हुई है इस बार। राइट, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ देख के। सैंड आर्ट आते ही जगन्नाथ जी का वहाँ पे जो सैंड आर्ट बना हुआ है, सब डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ी, बहुत अच्छा है। मतलब लोगों को आना चाहिए हमारा कल्चर ये सब अप्रिशिएट करने के लिए। पहली बार आए हैं? नहीं, ये दूसरी बार आया है। दूसरी बार आए हैं। तो कितनी खुशी है कि आपकी पूरा जो राज्य की थीम यहाँ पर लगी है, किस तरीके से लोगों को उत्साह लोगों में बढ़ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि ओडिशा बहुत फेमस है अपना आर्ट के लिए, कल्चर, टेम्पल्स के लिए, तो इसीलिए वो सब चीजें जब सामने आती हैं तो दिल में बहुत खुशी सी महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा की जो पुरानी यादगार चीजें थी वो यहाँ देखने को मिलती है। हाँ, जरूर बनी है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनी है। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ, नोएडा से आई हूँ। नोएडा से। किस तरीके का जो है कहीं ना कहीं लोग नए युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पहुंच रहे यहाँ पर, क्या देखने को मिल रहा है सूरज कुंड मेले? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इट इज लाइक यूनिक। मैं ट्रेड फेयर गई हूँ, बट ये उससे ज्यादा अच्छा है। आई एम एंजॉयिंग इट। अलग अलग राज्यों की चीजें मिल रही है। राज्यों की चीज मिल रही है, फॉरेन कंट्रीज के हैं, तो लाइक ओवरऑल इट इज वेरी नाइस। अभी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। शॉपिंग करी है? हाँ, शॉपिंग भी करा है हमने। हम अपने स्टेट का, बिहार का सूट लिया, साड़ी लिया है। उड़ीसा और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो लग रही है उनकी चीजों को करा आपने खरीदारी? जो अन्य राज्यों की जो चीजें लग रही है उन चीजों की भी खरीदारी की है? अभी हम आए ही है तो नहीं, अभी तो एक्सप्लोर करना बाकी है। अभी हम लोग जैसे आए ही है। कहीं ना कहीं लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो तमाम तरीके से जिस तरीके से लगातार वो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है वो जो मध्य प्रदेश की जो डांस है की बात की जाए, जो उनका पहन सहन है या इस तरीके की जो उड़ीसा का जो कहीं ना कहीं डांस जो पहनावा है किस तरीके से वो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ढोल पर जो है वो थिरकते हुए नजर आते थे मध्य प्रदेश का है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की जो है वो चौकी नजर आ रही है कि पंचायत की चौकी सबसे ज्यादा मशहूर है और कहीं ना कहीं हरियाणा भी पीछे है। हरियाणा की पंचायत की चौकी जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है और तमाम तरीके से अलग चीजें दिखाऊं तो लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा दिन सूरज कुंड का मेला है और अभी से ही जो है इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगातार लोग जो है यहाँ पर शॉपिंग करने, इंजॉय करने, जिस तरीके से अपनी बात दो स्टेट लगी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, काफी जो है यहाँ पर इंजॉय करते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर घर लगी है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की जो टीम है वो आगे लगी है और इस तरीके से देखी जाए तो उड़ीसा का जो है वो कल्चर जो है वो इस तरीके से है कि आप जो देख रहे हैं तो उड़ीसा का कल्चर है। पर आप जो है देख सकते हैं कि इस तरीके से लोगों का जो डांस करने का तरीका, जो उनका कथा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से वो जो है करते हैं। इस तरीके से धूम वो यहाँ पर बजाते हैं तो इस तरीके से लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ इनके साथ भी जो है वो थिरकते हुए नजर आते हैं। तो तमाम तरीके से लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। तमाम जो लोग हैं वो शॉपिंग करते हैं क्योंकि जिस तरीके से दर्शक लगातार शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, वो यहाँ पर शॉपिंग करती हुई नजर आ रही है। तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि दो बार जो अपनी बार जो है वो लगी है और इस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। उधर जिला परिषद पलवल की चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन का चुनाव जिला सचिवालय के सभागार में किया गया। रेखा बांसवा निर्विरोध जिला परिषद चेयरपर्सन चुनी गई और वहीं उमेश को वाइस चेयरमैन चुना गया है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला परिषद के चुनाव में रेखा सर्वसम्मति से प्रधान चुनी गई हैं। वहीं उप प्रधान के लिए 2 प्रस्ताव आए थे जिसमें उमेश और कुलबीर देशवाल शामिल थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान किया गया जिसमें उमेश को 10 वोट और कुलबीर देशवाल को 9 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार उमेश को जिला परिषद का वाइस चेयरमैन चुना गया है। सबसे पहले तो मैं सभी पार्षद साथियों का और अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, गौरव गौतम जी का और राजेश नागर जी का, विपुल गोयल जी का और हरिंदर रामरतन होडल से जो विधायक है जिन्होंने समय समय पर हमारा साथ दिया,
और आज जो चुनाव हुआ है ये उन्हीं की मेहरबानी से हुआ। किस तरह का हुआ चुनाव? चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है, प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव करवाया। आगे किस तरह से विकास कार्य करेंगे? पहले जो पक्षपात के आरोप लगाए, आगे क्या करना है? समान विकास होगा। पहले तो बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, गौरव गौतम जी का और कृष्णपाल गुर्जर जी का और हमारे एमएलए हरिंदर भाई साहब जी का और सभी पार्षदगणों का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सबके सब सहयोग से नागर साहब का भी, मंत्री जी हैं उनका बहुत सहयोग रहा, तो पार्टी का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा। पार्टी पार्षद भाइयों ने और आप सबकी दुआओं ने काम किया। बीजेपी पार्टी का धन्यवाद बहुत और जितने भी पार्षद भाई हैं उन सभी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। जिस तरह से विकास करने आगे, क्योंकि पहले हटा दिए गए थे चेयरमैन, सभी बराबर का विकास होगा, सभी बराबर ग्रांट। जिला परिषद का चुनाव था जिसमें श्रीमती रेखा, वाइफ ऑफ नरेंद्र, को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है। केवल एक ही प्रस्ताव हमारे पास आया था प्रधान के लिए, और उप प्रधान के लिए 2 प्रस्ताव थे, उमेश सन ऑफ राजाराम एंड कुलबीर देसवाल। कुलबीर देसवाल को 9 वोट मिले और उमेश को 10 वोट मिले, तो 10 वोट के साथ उमेश उप प्रधान चुने गए। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां सोहला की पहाड़ियों में अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही थी। उसका निरीक्षण करने पहुंची वन विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सहायता से वन विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। और इस मामले में जानकारी देते हुए जिला वन अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि सोहला की पहाड़ियों में अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई का निरीक्षण करने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, जबकि जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सहायता से वन विभाग की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गनीमत रही कि वन विभाग के कर्मचारियों ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई और इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने मौके का निरीक्षण किया। वहां पर जब हमारी टीम पहुंची कल सुबह, तो मेरा रेंज अफसर और हमारे स्टाफ ने देखा कि वहां पर कुछ लोग, जो खबर मिली कि जेसीबी की हेल्प से अवैध खनन वन क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जैसे ही उनको कहा गया कि आप रुकिए, और जो हमारी गाड़ी थी उसको टक्कर मारते हुए जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर लेके फरार हो गए। तो कल की ये घटना घटी थी। इस घटना पर क्या संज्ञान लिया आपने? इस घटना का तुरंत मेरे स्टाफ ने कल ही पुलिस के संज्ञान में ले आए और कल ही वन विभाग की दरखास्त पर कल ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुआयना करने पहुंचे अधिकारियों पर हमला किया गया है। यहां पर आपको बता दें कि कर्मचारियों ने गाड़ी से भागकर किसी तरह से जान बचाई। गनीमत रही कि उनको कोई चोटें नहीं आई, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई किसी तरह से। अवैध रूप से हरे पेड़ों की जो इस तरीके से कटाई की जा रही थी, उसका मौका मुआयना करने के लिए अधिकारियों की टीम वहां पर निरीक्षण करने पहुंची, जिसके दौरान ये हमला देखने को मिला है। और गनीमत रही कि यहां पर वक्त रहते गाड़ियों से बाहर कूदकर किसी तरह से अधिकारियों ने जान बचाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।